लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कब ऐलान करेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। देखिए, सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी कभी नहीं कहा कि राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। बिहार में नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल करेगा। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा नामित व्यक्ति ही बिहार का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। व्यक्तिगत रिश्ते के बारे में कभी विस्तार से कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से चर्चा बहुत कम हुआ। व्यक्तिगत रिश्ते जो मेरे हैं उन माननीय मुख्यमंत्री जी से उतने करीब है जितना लोगों को अनुमान नहीं। मैं उनके घर में रहकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हूँ। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करते थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पे रहते थे? निश्चित तौर पर कई बार तो फाइलों पे जो उनके दस्तखत भी नहीं होते हैं या उनके बदले में फर्जी दस्तखत भी किए जा रहे हैं और ये जानकारी में नीतीश कुमार का फर्जी दस्तखत होता है? निश्चित तौर पे, क्योंकि मानसिक स्थिति किसी भी 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम से एम्स का जांच करा लिया जाए। जो मैं कह रहा हूं अगर सही नहीं होगा तो फिर मुझे राजनीति करने का कोई हक नहीं। उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए। सार्वजनिक तौर पर मंत्री होते हुए आप अपनी बात जब रख रहे थे तो जनता दल यूनाइटेड और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हो रहे थे। इस आरोप पर आपका क्या कुछ कहना है? जो आपका इशारा पुष्पम प्रिया की तरफ तो नहीं है? मैं कहा ना कि एक नकाबपोश महिला पूरे बिहार में प्रशांत किशोर इस बार बिहार राजनीति में दमखम दिखा रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव में कोई करिश्मा तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी रैलियों में इस बात को मानना पड़ेगा, या फिर आप सहमत होंगे? असहमत आप बता दीजिए। भीड़ तो जुट रही है। तो ये भाजपा के अंदरूनी जो सत्ता संघर्ष है, अगली पीढ़ी में कौन नेता बनेगा, वह सारे दस्तावेज भाजपा के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ मुहैया करा रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो संसद से लेकर सड़क तक हर आवाज को बुलंद करते हैं। संघर्ष के रास्ते से चलते हुए अब संसद तक पहुंचे हैं। इससे पहले बिहार सरकार में कृषि मंत्री हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खट्टे मीठे रिश्ते भी हुए और लगातार कई मुद्दे पर मतभेद भी हुए। सुधाकर सिंह, हम स्वागत करेंगे सुधाकर सिंह का, जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र से भी प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद हैं वहां से। संसद में भी तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आईना सबको दिखाते हैं, सच को सच कहने की ताकत रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक स्टूडियो में। शुरुआत करते हैं सर, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में यात्रा चल रही है अभी बिहार में, विपक्ष की सबसे बड़ी यात्रा। एसआईआर के मुद्दे पर अभी विपक्ष जो है वो सड़कों पर है और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐलान कर दिया। पहले तो एक टिप्पणी एसआईआर पर चाहेंगे। संसद में भी आपने इस मुद्दे को और प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगहों पे भी आपने इस मुद्दे को बखूबी उठाया है। क्या लगता है, ये मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है इस देश में आने वाले समय में, और खासकर बिहार चुनाव है, ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल? देखिए, बहुत साफ है कि यह पूरा जो यात्रा कह सकते हैं, राजनीतिक आंदोलन, ना ये विपक्ष का है, न राष्ट्रीय जनता दल का है, न कांग्रेस का है। यह मुद्दा देश के नागरिकों के अधिकार की, लोकतंत्र की को बचाने का और पूरी संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस मताधिकार, वैश्य मताधिकार के जरिए देश के भीतर पंच से प्रधानमंत्री पद की हम चुनाव में वोट देते हैं और हम चुनाव भी लड़ते हैं, दोनों ही, और उसके शुचिता पर, उसके ईमानदारी पर जिस तरीके से पूरा प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा लगाया गया है, वह अपने आप में इतना हास्यास्पद है कि जब आप एक एक मुद्दे को देखेंगे तो लगेगा कि ये चुनाव आयोग है या इस देश के मतदाताओं को चुनौती पेश कर रहा है। चुनौती शब्द इसलिए मैंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 4 सुनवाइयों में से 3 सुनवाइयों के दौरान चुनाव आयोग लगातार कह रहा था कि हमको कोई भी मास्टर रोल, इलेक्टोरल रोल देने की जरूरत नहीं है, बाध्य नहीं है। ना हम आपके आधार कार्ड को मानते हैं, आपके सुझाव को। तो ये जो चुनौती दे रहा था चुनाव आयोग लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार नहीं थी सरकार, तो हम लोगों के पास बहुत सीमित विकल्प में सड़क पर उतरने की जो अंतिम हमारे पास अस्त्र होता है, हम लोगों ने किया। और हमेशा हमारे पूर्वज नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जब संसद खामोश हो तो सड़क पर जनता निकलती ही है।
यह जनता की लड़ाई है, जिस जनता की लड़ाई का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक ऐलान भी हुआ है, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किए जाएंगे। और ये तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे, काफी साफ दिल से उन्होंने ये बात रख दिया। लोग सवाल पूछ रहे थे, अक्सर तेजस्वी यादव जब इस तरह की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर सवालों के बाढ़ आ जाते हैं, और इसलिए चूंकि चुनाव है, लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कब ऐलान करेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। देखिए, सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी कभी नहीं कहा कि राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कांग्रेस करेगा, ये सर्वानुमति है। कांग्रेस जिसके बारे में निर्णय लेगा नेतृत्व को लेकर, उसके बारे में भी सर्वानुमति है। और व्यक्ति के तौर पे भी सबसे हमारे लोकप्रिय राहुल गांधी जी राष्ट्रीय जनता दल और नेतृत्व की तरफ से भी हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आप देखेंगे तो हमारा जब से समझौता है कांग्रेस से, इस पर कोई भी मतभिन्नता नहीं है कि दिल्ली में वो नेतृत्व करेंगे कांग्रेस के लोग, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व करेगा। ये पुरानी हमारी जो स्थापित जो चुनावी प्रणाली का हिस्सा है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के तौर पे वो अपने को रखते हैं या अपनी पार्टी के तरफ से किसी और को नामित करते हैं, वो कांग्रेस का मसला है। बिहार में भी लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहाँ कोई कंफ्यूजन है? बिहार में नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल करेगा। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा नामित व्यक्ति ही बिहार का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। और राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति ने निर्णय लिया कि तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इस दावेदारी को लेकर कहीं पर भी गठबंधन में और पार्टी के स्तर पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस भी हिस्सेदार एक है। कांग्रेस कभी मना भी नहीं किया कि तेजस्वी जी और बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन लोगों के जहन में सुधाकर सिंह का नाम जैसे ही हम बोलते हैं या कोई भी लेते हैं, उनके जहन में 2-3 सवाल आते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, बहुत बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं, और इस बेबाकी का कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हम थोड़ा बिहार लौटते हैं, आप पे और भी बहुत सारी बातें अब हमको करनी है। बेबाकी की वजह से नीतीश कुमार के साथ आपके रिश्ते बहुत खट्टे मीठे हो गए, मीठे कम खट्टे ज्यादा हो गए जब आप सरकार में थे। तब आप तो कृषि मंत्री रहे। जरा उस प्रकरण पर नजर डालिए, विस्तार से बताइए दर्शकों को कि कैसे रिश्ते आपके जो है वो नीतीश कुमार से, राजनीतिक रिश्ते, वो इतने खराब होते चले गए कि सरकार से भी बाहर होना पड़ा आपको, आप कृषि मंत्री पद से भी हट गए। क्या वजह रही? देखिए, व्यक्तिगत रिश्ते के बारे में कभी विस्तार से, कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से चर्चा बहुत कम हुआ। व्यक्तिगत रिश्ते जो मेरे हैं उन माननीय मुख्यमंत्री जी से उतने करीब हैं जितना लोगों को अनुमान नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निश्चित तौर पे मैं उनके घर में रहकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हूँ। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करते थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पे रहते थे? निश्चित तौर पर कोई भी इस बात को पुराने लोग जानते हैं या उस दौर को जानते हैं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 92 में पढ़ने आया और 95 में पास आउट हुआ ग्रेजुएशन, तो जानते हैं कि मैं कहाँ रहता था और किन के साथ रहता था। मैं इसे कभी भी इनकार नहीं करता और जीवन में कभी करूँगा भी नहीं। वो रिश्ते मेरे पारिवारिक रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रिश्ते राजनीतिक मुद्दे के आधार पर तय होंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों के पक्ष में खड़ा होने का निर्णय कोई अल्पकालिक निर्णय मेरा नहीं है। इस पार्टी का पुराना नाम ही था दलित मजदूर किसान पार्टी, दमकिप्पा, जिसको नेतृत्व कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर जी। और उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़े हैं। उस दौर में भी जब 20 में जब देश में 3 कृषि कानून आए, काले कानून, जिसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल और तमाम विपक्ष के लोग हम लोग कर रहे थे, सड़कों पे उतर करके। कोविड का काल था, फिर भी हम लोग जीवन को दांव पर लगा करके इस देश के किसान और राजनीतिक दल के रूप में हम लोगों ने विरोध किया। और उस दौर में मैं एमएलए बना 20 में, फिर हम लोगों ने 24 में 22 में सरकार में हम नीतीश कुमार जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल का निर्णय हुआ तो शामिल होने का निर्णय। जब मैं मंत्री बनता हूं तो मेरे सामने यक्ष प्रश्न था कि हम राष्ट्रीय जनता दल के एजेंडा और जो हमारी प्रतिबद्धता है व्यक्तिगत तौर पे, हम उस बात को आगे ले चलें या निजी रिश्ते के आधार पे हम मौन साध लें।
जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरी जो मेरा राजनीतिक प्रशिक्षण है, निजी रिश्ते कभी भी सरकारी काम में और राजनीतिक मामलों में नहीं आड़े आना चाहिए। और हमने वो कहा भी, याद भी दिलाया सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और सभी लोगों को कि किसानों के मसले पर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ बिहार में मंडी कानून नहीं है। अगर हम मंडी कानून में कोई एक सक्रिय हस्तक्षेप करते हैं तो इससे राष्ट्रीय स्तर पे भी हमको एक अवसर मिलेगा इस बात को रखने के लिए कि आने वाला जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा कि हम एक छोटे से जगह में, एक बिहार जो 9% 9.5% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है, जब हमको अवसर मिला तो हम किसानों के हक में फैसला लिए और वो राष्ट्रीय मुद्दा हमारे लिए बनता। लेकिन नीतीश कुमार जी की हठधर्मिता, किसानों के प्रति दुराग्रह और उनके लिए गए पिछले जो निर्णय थे उससे वो पीछे हटने को एकदम से ही तैयार नहीं थे। ना ही वो राष्ट्रीय जनता दल को एक मेजर पार्टनर मानने को तैयार थे। कई अवसरों पे मतभिन्नताएं अन्य दलों, अन्य विभागों में भी हुआ। हमारी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ भी मतभिन्नताएं थी। आप देखेंगे कि डोमिसाइल नीति पर भी मतभिन्नता था, फिर भी उन्होंने डोमिसाइल बिहार में हटा दिया, जिसका खामियाजा बिहार के नौजवानों को भोगना पड़ा। मंत्री से भी विवाद हुआ, कई लोगों से। मैं ट्रांसफर पोस्टिंग का विषय मैं नहीं लाना चाहता यहाँ। कई मंत्रियों के ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए अधिकार को उन्होंने छीन लिया था, लेकिन हमारे लिए महत्व नहीं रखता ट्रांसफर पोस्टिंग। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार चूंकि सूबे की सत्ता में इतने दिनों से सत्तासीन है, नीतीश कुमार के इशारे के बिना एक दरोगा का भी ट्रांसफर नहीं होता। आप तो साथ रहे हैं और बहुत करीबी रिश्ते का आपने जिक्र किया भी, मुझे नहीं मालूम था, और जो दर्शक नहीं जानते उन्हें सुधाकर सिंह ने यह बता भी दिया है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा है नीतीश कुमार के साथ अभी भी, या अब जो उनकी स्थिति है जिस पर लगातार आरजेडी एक सवालिया निशान उठाता रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वास्तव में इस तरह का कमान नीतीश कुमार अपने हाथों में रखते हैं? देखिए, 2 साल से जब से हम लोगों का दुराव हुआ है दोबारा, नीतीश कुमार जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य और शारीरिक हालत भी बहुत ठीक नहीं है। निर्णय अब उनके द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं, बाकायदा उनके जो स्टाफ के जो हेड हैं दीपक कुमार और 1-2 और भी उनके टीम में लोग हैं, वो निर्णय ले रहे हैं। कई बार तो फाइलों पे जो उनके दस्तखत भी नहीं होते हैं या उनके बदले में फर्जी दस्तखत भी किए जा रहे हैं, और ये जानकारी में नीतीश कुमार का फर्जी दस्तखत होता है? निश्चित तौर पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर उनकी मानसिक स्थिति, अगर मैं चुनौती दे रहा हूं कि उनकी मानसिक स्थिति किसी भी 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम से एम्स का जांच करा लिया जाए, जो मैं कह रहा हूं अगर सही नहीं होगा तो फिर मुझे राजनीति करने का कोई हक नहीं है। दर्शकों को हम बता दें कि सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद तो हैं ही, मंत्री रहे हैं, ये आप जानते ही हैं। एक और परिचय है इनके पिताजी। आपको मालूम है कि जिस तरह के वो राजनेता हैं, बिहार राजनीति में भीष्म पितामह आप उनको कह सकते हैं, बिहार राजनीति के पितामह आप उनको कह सकते हैं। जगदा बाबू के बेटे भी हैं, और इसीलिए जब बेबाकी से सुधाकर सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ जब आप इस्तीफा दे रहे थे नीतीश कुमार ने आपको कहा हो कि सुधाकर, इतने मधुर रिश्ते हैं हमारे और आपके, आप काहे ऐसे कर रहे हैं, मिल बैठकर बातचीत कर लेते हैं? कभी इस तरह की टेबल टॉक नहीं हुई मुख्यमंत्री से आपकी? देखिए, विषय यह है कि अगर वो एज ए मिनिस्टर इक्वल पार्टनर मानते तो इसमें हमको बैठ के बात करने में कोई हर्ज नहीं था। इसमें कोई मेरे लिए व्यक्तिगत कोई रिश्तों हितों का महत्व नहीं रखता। लेकिन आप यह मान करके कि आप जूनियर पार्टनर हैं और आपको इन सब बातों पर चर्चा और राय रखने का अधिकार, आज़ादी हासिल नहीं है, तो फिर आज साथ में बैठने का कोई औचित्य नहीं था। क्योंकि मैं जब जिस पद पे हूँ उसको एक नैतिक दायित्व के साथ कानूनी दायित्व भी है मेरा। जब शपथ लेकर बैठते हैं तो वो हमको काम करना होगा। हम इस आधार पे हम खारिज नहीं किए जा सकते कि मैं कभी मेरे और उनके उम्र का फासला पिता और पुत्र जैसा है, और इस आधार पे हम जो भी राय रखेंगे वो खारिज कर दिए जाएं, तो इस तरह के रिश्ते को निभाने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन प्रकरण मुझे याद है सर, प्रकरण याद है, जेडीयू की तरफ से भी लगातार उस समय बयान ये आ रहे थे कि देखिए, उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए। सार्वजनिक तौर पर मंत्री होते हुए आप अपनी बात जब रख रहे थे तो जनता दल यूनाइटेड और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हो रहे थे। इस आरोप पर आपका क्या कुछ कहना है?
सबसे तो उचित प्लेटफॉर्म कैबिनेट है। बिल्कुल। कैबिनेट की बैठकों का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता, यह भी जानकारी होगा, वो गोपनीय होता है। हम ज़्यादा न विस्तार से जाएं इसमें, तो इस बात को लेकर के मैं कह रहा हूं, जो मैंने मंच से कहा, जो मीडिया के सामने कहा, उससे पहले तमाम बातें हमने उनके सामने रखा था कैबिनेट में, व्यक्तिगत तौर पे मिलकर उनके चैम्बर में नहीं। वो हमारे कैबिनेट के तौर पे मेरे बॉस थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरे बॉस नहीं थे। हमारे बॉस लालू प्रसाद जी हैं, मैं जिस पार्टी का नेता हूँ। लेकिन कैबिनेट में अपनी बात को रखा, जिसको उन्होंने संजीदा तरीके से नहीं लिया, और मेरे कई मंत्रियों की बात को उन्होंने संजीदा तरीके से नहीं लिया, जिसका एक कन्फ्लिक्ट था। और आप देखेंगे कि 17 महीने में अलगाव होता है। अलगाव का कारण कोई व्यक्तिगत कारण नहीं थे, कारण ही थे कि मुद्दों पर सहमति नहीं था। वो मानते ही नहीं थे कि राष्ट्रीय जनता दल इक्वल पार्टनर है, जबकि संख्या बल के हिसाब से हम बड़ा भाई होना चाहिए। हमने छोटा भाई होने का स्वीकार किया राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, लेकिन उस भूमिका को भी वो देने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते मतभेद केवल मेरे नहीं थे, पूरी पार्टी के भी थे। और इसीलिए 17 महीने में आप देखे होंगे कि जुदा हो गए दोनों लोग। चलिए, राहें तो जुदा हो गई, लेकिन अभी एक तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं और हर रैली में, हर मंच से वो बोलते हैं कि देखिए, हम तो कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, दवाई, इन सब वादों के साथ सरकार में और आगे आने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया के जरिए ऐलान कर देते हैं कि भाई आज बिजली फ्री कर दिया, विधवा का पेंशन बढ़ा दिया, इस राशि में बढ़ोतरी कर दी, पुनौराधाम मंदिर का विकास कर दिया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं से विपक्ष को मुद्दा विहीन कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? नीतीश कुमार, बिहार नीतीश कुमार विहीन हो जाएगा, मैं आपके चैनल पर इस दावे के साथ आज खड़ा हूं। और आज उनके हाथ में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो एक मुखौटा मुख्यमंत्री हैं। और आप याद कर लें, जब मैं कह रहा हूं इस बात को, तो ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है। 3 महीने में सारी चीज़ दिखाई देंगे। सारे फैसले भाजपा और आरएसएस कर रही है। वो एक मुखौटा मुख्यमंत्री के तौर पे हैं और पिछले 20 साल से सत्ता में हैं। अगर ये सभी निर्णय जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो मांग पुरानी है, राष्ट्रीय जनता दल की या बिहार के लोगों की मांग है। कहाँ कभी आप उनके विधानसभा में वक्तव्य देख लें, उनके पार्टी क्या हो या मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा कि हम बिहार को बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। कई बात उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नहीं लागू कर सकते। ये एक बात नहीं, सैकड़ों बार कह चुके हैं उन पार्टी के नेता। और लेकिन हारते हुए चुनाव, जो बिहार में जो चुनाव होना है, सुनिश्चित हार के डर से ये तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, उस फैसलों में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का दबाव काम कर रहा है, न कि उनका विवेक। अगर उनका विवेक काम करता है एनडीए का, उनके नेताओं का, तो बहुत पहले ही फैसले लिए जा चुके होते। इसलिए इससे कोई घबराहट नहीं है। बिहार की जनता की भलाई हो रही है, इससे हम लोग को प्रसन्नता है। लेकिन जो बिहार की जनता फैसला लेगी, तो ये जानती है या जानेगी कि ये सारे फैसले तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लिए गए निर्णय के आधार पर हैं। इसीलिए जनता तेजस्वी यादव को चुनेगी। नीतीश कुमार को तो वैसे भी विदा होना है। चलिए, 2 गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन की बात कर लेते हैं। चिलमन के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे, दोनों ही गठबंधन में कुछ न कुछ चल रहा है। एक तरफ देखिए, उधर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, बयानबाजी है, बहुत कुछ बयां कर रही है। दूसरी तरफ खुलकर आपके गठबंधन में अब तेज प्रताप यादव नई पार्टी का भी ऐलान करते हैं। ये भी कहते हैं कि हम महुआ से चुनाव लड़ जाएंगे। क्या लगता है आपको कि वो आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस वक्त में, जब एकीकृत विपक्ष की जरूरत देश को भी है, बिहार को भी है? देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी लोगों को अपनी राजनीतिक राय और राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है। और जब भी बिहार का चुनाव हुआ है, इससे आज हो या इससे पहले जितने चुनाव हुए हों, चुनाव के पहले 2-3 दल बनी जाते हैं, छोटे छोटे। पिछली बार भी याद करें, दल बने थे। एक नकाबपोश महिला पूरे बिहार के बैनरों में छा गई थी। नाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। नाम तो बिहार के लोग नहीं जानना चाहते, तो मैं क्या नाम लूं उनके बारे में जी। जो आपका इशारा पुष्पम प्रिया की तरफ तो नहीं है? मैं कहा ना कि एक नकाबपोश महिला पूरे बिहार में पोस्टरों के जरिए छा जाती है, लगा कि कोई, लेकिन वो बिहार के हित की बात तो कर रही हैं। वो जो मुद्दे उठा रही हैं वो गंभीर मुद्दा नहीं है सर। तो किसी वो किसानों की बात कर रही हैं, युवाओं की बात कर रही हैं। मुद्दा उनका जो है, चलिए जनता ने नकार दिया पहले चुनाव में,
लेकिन मुद्दा तो जो उठा रहे हैं बिहार का मुद्दा तो है सर। देखिए, व्यक्ति के तौर पे नकारी गई, मुद्दे के आधार पे नहीं। मुद्दे तो वो शाश्वत हैं बिहार की, गरीबी, किसानी, दवाई, पढ़ाई, ये सब शाश्वत मुद्दे हैं। लोगों को केवल विश्वास होना चाहिए कि कौन इसके लिए गंभीर रूप से प्रयास कर रहा है, कौन केवल मुंह से बात कर रहा है, जुमले के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही फर्क आना है बस बिहार में। तेजस्वी जी गंभीरता से इस बात को रख रहे हैं और बाकी लोग केवल चुनावी जुमले के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा भी सब इन शब्दों से कोई उनको एलर्जी नहीं है। आप देखेंगे कि 20 साल जिन मुद्दों से भागते रहे, उन्हीं मुद्दों पे आज वो काम कर रहे हैं। तो जनता जिन मुद्दों को चाहती है, उसी मुद्दे को राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी उठा रहे हैं और बाकी पीछे से लोग उसके बाद लामबंद हो रहे हैं। लोकसभा में आप एक ज़हीन पढ़े लिखे सांसद के तौर पर गिने जाते हैं। कुछ बक्सर से जुड़े हुए सवाल हैं। जनता ने आपको संसद भेजा। ये बक्सर के लोगों से मैंने बात किया और उससे जुड़ा हुआ एक सवाल बक्सर के मेरे पत्रकार साथी, उन्होंने कहा सुधाकर जी से पूछिएगा, बक्सर में जो अपेक्षा थी जनता की, उस अपेक्षा पर आप कितने खरे उतरे, खुद को कितना खरा मानते हैं? अगर वो पत्रकार हैं तो अपेक्षाओं के बारे में बताना चाहिए। अपेक्षा शब्द कोई समानार्थक नहीं शब्द है। ये बताना होता है क्या अपेक्षा। आप मान लीजिए, मैं आपको एक सवाल कर देता हूं कि बक्सर के 2-3 जो बड़े मुद्दे जो आपने काम किए हैं वो गिना दीजिए। सीधी सी बात है, सिंपल सा सवाल है। वहाँ के सबसे बड़ी बिजली घर की परियोजना 15,000 करोड़, जिसकी स्थापना पिताजी ने शुरू किया था, वह लड़खड़ा गई थी योजना। जो आज मैं आपके चैनल पे हूँ, शायद कल उसका उद्घाटन होगा। जैसा कहा है प्रधानमंत्री, अगर कल भाग ना जाए कहीं तो कल उसका उद्घाटन होगा। ये 15,000 करोड़ की बिजली घर जो पूरे दक्षिण बिहार को जगमग करेगा। बिहार बक्सर की जो सबसे बड़ी मांग थी कि बाईपास बनना चाहिए, उस बाईपास का टेंडर हो गया, उसमें काम लगने जा रहा है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ाव की बात थी, उसका टेंडर हो चुका है, काम लग चुका है बक्सर का। इसके अलावा जो बड़े जो काम हैं, नवानगर में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट घोषणा हुआ था, लेकिन उसको ज़मीन पर हम लोगों ने उतारा और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में भी मान्यता दिलवाया पिछले साल अगस्त में, जब मैं सांसद बना उसके बाद। और आज वहाँ पे पेप्सी और कोका कोला कंपनियाँ, जेके सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर ऑपरेशनल हो गई शॉर्ट टर्म में। 1 साल में कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल। जितनी हमारी नहरें थी जो अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी, उसका रिपेयर जगदानंद सिंह के ज़माने में मेरे पिता मंत्री थे तो किए थे। उसके बाद दोबारा उन नहरों का, वो डुमरांव लाइन हो, बक्सर लाइन हो, चौसा लाइन हो, उसको हम लोगों ने उसको दोबारा उसका पुनर्स्थापन करवाया और आज नहरों का पानी जा रहा है नीचे। हमारे जितने पावर हाउस थे वहाँ जो ओवरलोडेड थे, सभी पावर हाउसों की कैपेसिटी बढ़वाए और जो ग्रिड सिस्टम है, एक नया ग्रिड सिस्टम के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव को पास करवा दिया। नवानगर में नया ग्रिड लगना शुरू हो जाएगा। निक्रिस पंप जो बरसों से लंबित था, उसको हमने शुरू कराया, चालू करवाया। पर्यटन से संबंधित दर्जनों हमारी योजनाएं वहाँ चल रही हैं। लेकिन पर्यटन पे सवाल हम पूछेंगे, बक्सर चूंकि ऐतिहासिक धरती रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप किसानों के मुद्दे पर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे आप बिहार सरकार में मंत्री थे, विधायक रहे तब भी, और अब केंद्र में आ चुके हैं, यहां सांसद हैं तब भी। इस देश में कहा जाता है कि 2 तरह के आंदोलन में सबसे ज्यादा, अगर क्लास बेस्ड और कास्ट बेस्ड आंदोलन की बात करें तो क्लास बेस्ड आंदोलन सफल हुए हैं। अगर 14-15 सालों के इतिहास की अगर हम तहकीकात करें, सर आप इस पर बेहतर राय रख सकते हैं। किसान आंदोलन उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, बिहार में मंडी सिस्टम हो, इसको लेकर बातें तो खूब होती हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है? क्या जो मंत्रालय आपका बिहार सरकार में था, या फिर इधर यहां पर आप केंद्र की बात कर लेते हैं, फुल टाइमर कभी कोई कृषि मंत्री इस तरह से हो नहीं पाता? क्या लगता है, क्या सबसे बड़ा कारण है? या सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती? क्या है? किसानों के मुद्दे तो आते हैं, आंदोलन होता है, इतने किसान शहीद हो जाते हैं, बावजूद इसके उनकी समस्याएं बनी की बनी रहती। बहुत गंभीर सवाल है सर। दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति जो भाजपा में है, वो नरेंद्र मोदी जी उसके एक सबसे बड़े आइकॉन है, प्रधानमंत्री के तौर पे भी, और वन मैन शो है। उनके नज़र में किसान कभी भी भारत के विकास के लिए और भारत के सामाजिक व्यवस्था में किसान को वो माना ही नहीं कभी कि इनकी भी कोई भूमिका है। आप देखेंगे कि वो उनके जितने भी जो कदम थे वो किसान विरोधी कदम थे।
भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ भी आप देखेंगे कि उन्होंने कहा था कि भूमि अधिग्रहण कानून रद्दी है, इसको रद्दी के टोकरी में भेज देना चाहिए। 2007 में उन्होंने पार्लियामेंट में मूव किया। उस समय भी याद करिए, जंतर मंतर पर देश के किसानों ने आंदोलन किया तो उस कानून को उन्होंने विड्रॉ किया। बाद में उन्होंने रूल्स में इस तरह का परिवर्तन कर दिया कि यह कानून अब आज के दिन में भूमि निष्प्रभावी हो गया। किसानों को 4 गुना बाजार मूल्य का अब नहीं मिल रहा है। वास्तविक रूप से किसानों की जमीन देश में लूटी जा रही है वो सरकारों के द्वारा। आप 20 में आते आते उन्होंने 3 काला कानून लाया जिसका विरोध हुआ। एमएसपी का जो स्वामीनाथन फार्मूला था C2+50, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होने देना। जीएम सीड और जी सीड की तरफ ये बढ़ रहे थे, जिसको हम लोगों ने लड़ करके जीएम सीड को रुकवाया, लेकिन अब उसके जी सीड के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। बांझ बीज जिसको बोलते हैं, ये बांझ बीज का पूरा बाजार इस देश में पैदा करना चाहते हैं लोग। जो बीज की जो संप्रभुता थी हमारे किसानों के हाथ में, वो छीन लेना चाहते। नहीं तो सर एब्सोल्यूट कारण क्या, हम वही जानना चाहते हैं। जो बात आप कह रहे हैं ये तो समस्याएं हैं, निराकरण पर बात कर लेते हैं। आप 543 सांसदों में आप वहां पर बैठे हैं और संसद सरकार का हिस्सा होती है और टकटकी लगाए जनता देखती है। सर ये गंभीर सवाल ये इसलिए किसानों का सवाल, क्योंकि इस देश में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई देशभक्त है तो किसान है। और ये सवाल गंभीरता से इसलिए पूछ रहा हूं कि इनमें बिचौलिया की भूमिका, किसान अपना फसल उचित दाम पर नहीं बेच पाते। एब्सोल्यूट कारण क्या है ये जनता जानना चाहती, कैसे ये खत्म होगा सर? देखिए, बिचौलिया एक ऐसा नैरेटिव है मीडिया के द्वारा खड़ा किया गया जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। किसान का बेटा ही किसानी करता है और किसान का बेटा ही बाजार तक सामान पहुंचाता है। लेकिन उसको हटा करके अब अडानी और अंबानी जैसे संगठित मॉल कल्चर के जरिए वो बाजार में हस्तक्षेप चाहते हैं, जिसका हम लोग का कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप मंडी सिस्टम को हटा करके आप सीधे सीधे आप जो हस्तक्षेप चाहते हैं उसका मुखर विरोध है हमारा। क्योंकि मंडियां ही हमारा ये तय करती हैं कि बाजार का क्या होगा। मंडियां इलेक्टेड होती है जो किसानों के प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन आप वहां पे आप चाहते हैं कि अडानी अंबानी सीधे रेट तय करें और बाजार में हस्तक्षेप करें। एक सेव का उदाहरण देना चाहता हूं, जो अडानी ने जब हिमाचल और कश्मीर के बगानों में सेव खरीदने की जो कार्रवाई शुरू किया तो वहां के किसानों को शुरुआती 2-3 साल फायदे हुए। लेकिन आज देखिए किसान वहां प्रताड़ित हैं, उनका आज मंडियां खत्म हो गई और वो जो परंपरागत जो अड़हतिया कल्चर था वो खत्म हो गया। सेव का दाम किसानों को भी नहीं मिला और जो इनके मॉल के जरिए आप देखते हैं जो सेव बाजार में आ रहा है वो महंगा भी मिल रहा है, यहाँ के खाने वाले को भी सस्ता नहीं मिल रहा है। तो उपभोक्ता भी घाटे में रहे, उत्पादक भी घाटे में रहे और नए बिचौलिया अडानी और अंबानी भी इसलिए करें कि उनका रिलायंस जो फ्रेश है उसमें अडानी के भी सेव बेचे जाते हैं। आप देख लें कि ठेले पर बेच रहा है जो सेव, और जो इनके रिलायंस फ्रेश में सेव का दाम, रिलायंस फ्रेश में ज़्यादा दाम लग रहा है। आप आए थे दाम घटाने के लिए, उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में और बाजार की पूरी प्रक्रिया में आप पारदर्शिता लाने के लिए आए थे। आप तो संदिग्ध तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। आज ये अमेरिका से डील करने जा रहे हैं कृषि उत्पादों पे। आप कल देखे होंगे कि पूरा इन्होंने कपास पर आयात शुल्क हटा लिया। अब आयात शुल्क हटा लिया, इस देश में जीरो कर दिया, तो देश के जो कपास उत्पादक किसान पहले ही से आत्महत्या कर रहे थे वो आज उसका मूल्य गिरेगा और तेजी से वो गरीबी की तरफ बढ़ेंगे, कर्ज की तरफ बढ़ेंगे, आत्महत्या बढ़ेगा। हम अपने बाजार को प्रोटेक्ट करने के लिए WTO के जरिए हमको एक अधिकार मिला था, 300% तक हम टैक्स लगा सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन आप 300 तो छोड़िए, आप 30% भी टैक्स नहीं चलने दे रहे हैं। ये कैसा आप देश में कृषि नीति बना रहे हैं? और एक डेयरी प्रोड्यूस या फिर इसके बाद चिकन लेग या फिर हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जैसे सेब अमेरिका से आप निगोशिएट कर रहे हैं कि सस्ते दर पर आए। हमारे किसान मारे जाएंगे क्योंकि वहाँ के उत्पादन प्रणाली में बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलता है सरकार के जरिए, इसलिए वो सस्ता होता है। और भारत में हमको सब्सिडी नाम मात्र का मिलता है, इसीलिए मेरे उत्पाद थोड़े महंगे होते हैं। दूसरी बात है कि किसानी एक ऐसा है जिसमें हम 75% हमारे लोग लगे हुए हैं और 50% रोजगार अकेले हम कृषि क्षेत्र से सृजित करते हैं। किसानी को इसलिए देश में कमजोर करना चाहते हैं इस देश में कॉरपोरेट समर्थक कि उनको सस्ता श्रमिक मिले। सस्ता श्रमिक तभी मिलेगा जब किसानी हमारी बर्बाद होगी। और जमीन भी इनको सस्ता चाहिए। जब किसान जमीन बेचेगा घाटा होगा
उत्पादन प्रणाली में, तभी वो जमीन बेचेगा। और जब जमीन इनको सस्ता खरीदने के लिए पूरी जो इकोनॉमी में जो डिजाइन है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि किसानी घाटे में हो, जमीन सस्ता बिके किसान का, उसका बच्चा फैक्ट्रियों में सस्ते दर पे करे। अभी देखिए 12,000 ट्रेन कहे हैं कि पर्व त्योहार में हम 12,000 ट्रेन देंगे। बिहार में 12,000 ट्रेन में कौन लद कर जाएंगे और कौन लद के आएंगे? ये जाहिर सी बात है कि वो जो हमारे पलायन किए हुए मजदूर लोग हैं, बिहार में समाधान नहीं देंगे, केवल बिहार का मजाक बनाएंगे या देश के किसानों का मजाक बनाएंगे। यही पूरी भाजपा और देश में बैठे हुए लोग सत्ताधीशों का एजेंडा है। यही तकनीकी पक्ष था जो निश्चित तौर पर जनता को जानना चाहिए, और आप इस पक्ष को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी, इसीलिए किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। आखिरी दौर में हम एक दो और राजनीतिक सवाल लेंगे। चुनाव है सर, और लगातार आपकी पार्टी और अन्य सहयोगी दल जो है वो मैदान में अब उतर चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के आपके ही गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं हम 60 सीट पर लड़ेंगे, लेफ्ट पार्टियां कहती हैं कि इस बार हम 50 से कम पर नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं पेच उलझता दिख रहा है, कब सुलझेगा सर? नहीं, बहुत आसान है। आप देखेंगे कि सही समय पर सभी निर्णय हो जाएंगे। कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगा बिहार में। ऐसा नहीं है कोई फ्रेंडली फाइट नहीं, कोई फाइट नहीं होगा। आप देखेंगे 243 हम एकजुट होकर लड़ेंगे। संख्या समय पर रहते सब सुलझा लिए जाएंगे। कोई विवाद का विषय नहीं है। विवाद का विषय तब हो जाता है जब थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में चल लेते हैं। पप्पू यादव को लेकर कहा गया कि टिकट उनको अंतिम समय पर लगातार कोशिश कर रहे थे कि टिकट मिले, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि जीत गए चुनाव। गठबंधन को लेकर के अच्छा संकेत नहीं गया। आपके विरोधी जो हैं वो सवाल उठाते हैं कि आपके नेता कन्हैया कुमार के साथ कभी मंच साझा नहीं करते। क्या इन सब आरोपों से इस बार आपको विधानसभा चुनाव में बचना चाहिए, या इन सब आरोपों पर ध्यान देते हुए जो गलतियां 2024 में गठबंधन में हुई वो 2025 में आप लोग नहीं करना चाहेंगे? आप देखें कि 2024 का जब चुनाव हुआ तो 2020 में हम 1 सीट पर थे गठबंधन के, और हम लोग 9 सीट पर आए, और निर्दलीय को जोड़ लें तो 10 सीट पर आए। अगर हम गलती किए होते तो हम 0 पर आउट हुए होते, लेकिन हमारी सीटें 10 गुना बढ़ी, और हम करीबी मुकाबले में हम चुनाव कुछ वोटों से सीट हमने गंवाने का काम किया। लेकिन इसके कारण जिनको आप गिना रहे हैं वो कारण नहीं थे, ऐसा नहीं है। और एकाध सीटों को लेकर के गठबंधन के भीतर एक विवाद का विषय नहीं, लेकिन सामंजस्य का विषय होता है। सामंजस्य अगर नहीं बन पाया तो उसके चलते हमारा कोई ऐसा नहीं प्रभाव पड़ा कि हम उसके चलते हम बिहार में चुनाव कोई सीट हार गए, यह विषय नहीं है। लेकिन जो अगर लोगों को लगता है कि हमारी कुछ समस्याएं हैं आंतरिक, तो हम लोग उसको समय रहते ठीक करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल। प्रशांत किशोर इस बार बिहार राजनीति में दमखम दिखा रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव में कोई करिश्मा तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी रैलियों में इस बात को मानना पड़ेगा, या फिर आप सहमत होंगे, असहमत आप बता दीजिए। भीड़ तो जुट रही है, वो स्वतः स्फूर्त है, ये आप तय करें या जनता अपने स्तर पर तय कर ले। लेकिन ये बात तो है कि वो चुनौती पेश कर रहे हैं, और जो सी वोटर का भी सर्वे आया है, प्रशांत किशोर का ग्राफ उसमें बढ़ा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? उपचुनाव में भी कितने % वोट मिले थे सबको जानकारी है, लेकिन नुकसान तो आपको कर दिया उन्होंने। यह बिहार के लिए एक सबक था कि वह भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अरे लगातार दिलीप जायसवाल के पत्ते खोल रहे हैं, वो किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। आप उनको भाजपा का बी टीम कह रहे हैं। तो ये भाजपा के अंदरूनी जो सत्ता संघर्ष है, अगली पीढ़ी में कौन नेता बनेगा, वह सारे दस्तावेज भाजपा के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ मुहैया करा रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में बता दूं, ये अगले मुख्यमंत्री के लिए, मैंने कहा नीतीश कुमार जी का समापन है। नया नेतृत्व एनडीए, मतलब आप ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाहते हैं, उनका जगह लेना चाहते हैं? आपने बीच में ठोक दिया। ये रिप्लेसमेंट नीतीश कुमार का कौन बनेगा वो एनडीए तय करेगा, लेकिन एक मुखौटा के तौर पे प्रशांत किशोर इस्तेमाल हो रहे हैं। उनको उस तमाम कागज एनडीए के लोग मुहैया करा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ कि कौन मुख्यमंत्री का अगला रेस में आएगा। बड़ा फैक्टर नहीं है इस चुनाव में, आप मानते हैं? कुछ भी नहीं। मैं आपके स्टूडियो में 3 महीना बाद फिर आके इस बात को कहूंगा। जरूर सवाल पूछेंगे, और तमाम सवाल
हम आपसे जरूर पूछेंगे विधानसभा चुनाव के बाद। आप बिहार तक स्टूडियो अभी आए सर, आपने कीमती वक्त दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।